फर्स्ट लॉ में हम लोग देखिए कंसेप्ट क्या था, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। और कैसा होता है, क्या होता है, वो बस में खड़ा हुआ आदमी बस रुक जाने से आगे की तरफ गिर जाता है, बस चलने लगता है तो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो सारा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, ये सारा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं ना। ठीक है, अभी कंफ्यूजन ये था कि अगर कोई बम रखा है और इसको हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं, कुछ फायर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो दिए नहीं, बम एक्सप्लोड्स द फ्रैगमेंट्स को, तो बम तो चलते बना है कि नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए। और ये भी देखे थे, कोई एक डंडे के ऊपर अगर हम दो फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स 0 है, फोर्स इज बैलेंस्ड, स्टिल ये रेस्ट में नहीं रहता है, घूमता है। और क्या देखे, अगर कोई डंडे को जमीन पे रखे हैं और इसको हम एक धक्का दे दिए एक बार, तो उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, उसको जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी में, लेकिन हम देखते हैं कि डंडा ऐसे घूमते 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 जाता है। सो वी वर ऑल कंफ्यूज्ड विथ न्यूटन्स कंसेप्ट, व्हाई ही रोट सच ए लॉ एंड वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दिस इन आवर डे टू डे लिविंग, है ना। अब इस चीज को आज क्लियर करें। न्यूटन्स लॉ के 3 हिस्से हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आगे चल के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे और उसी लॉ का डिराइव्ड है। ये सारा लॉ का बेसिक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है। दीज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस मतलब ऐसा एक मास जिसका कुछ मास तो है, साइज इज नेग्लिजिबली स्मॉल, डंडे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट एक पॉइंट मास, कंसेंट्रेटेड मास के लिए। तो फिर डंडे के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि किसी डंडे के लिए जो सेंटर ऑफ मास है, दैट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास कैन बी अस्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड, है कि नहीं। तो न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस। समझ में आया। चलिए उस नजरिए से देखते हैं, फिर से सारा कंफ्यूजन को वापस देखते हैं। हम बोले कि हमारे पास कोई एक फैन है और फैन को हम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, है ना, तो ये फैन 4 विंग वाला है और ये फैन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो दे नहीं दिए और ये पंखा घूमने लगा। क्या न्यूटन्स लॉ जस्टिफाइड है। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। और हमारा आर्गुमेंट क्या था, आई डिडंट गिव एनी एक्सटर्नल फोर्स, आई सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ कम इट इज मूविंग। But if you look at the center of mass of the fan, is it moving? No. Look at the danda to which you have applied two equal and opposite forces. Forces were balanced, but still the danda was appearing to move. But is the center of mass of the danda moving? No. No, sir. Similarly, when a bomb is kept on ground and you give a little fire, it will explode. The fragments will fall at different distances, and you find out the location of center of mass of the distributed mass system. You will find is there where the bomb is. जहाँ पर बम रखा था वहीं पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, टुकड़े इधर उधर जाएंगे। मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। समझ में आया। लॉ का सही मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास, और आपकी लेवल में क्या कहते हैं, इंडिविजुअल बॉडी की बात करें, हम तो सिस्टम की भी बात करेंगे। आई विल गो टू दैट। तो पहले मैं जो बताना चाहता हूं उसको लिख लेता हूं। विथ एडवांस्ड थिंकिंग हमें समझना है व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, वैसे आपकी बुक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि the tendency to maintain in the state of rest unless until any external force is applied, that's okay, fine। लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन में अगर सोचेंगे तो क्या कहेंगे, as long as no external unbalanced force is applied on a body, मैं और थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, not only a body or a system of masses, system of
masses at rest. The center of mass of the body or system remains at rest. क्या मेरी बात समझ में आया? We don't say the body will be at rest. We don't say the system of masses will be at rest. But we'll say the center of mass of the body or system of masses. Center of mass of the body or system of masses will remain at rest. क्या ये नया तरीका का समझाना आपको हजम हो रहा है? Let us take some practical examples. Suppose I'll give you an example. चलिए ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पर एक व्हील चेयर अरेंजमेंट है और यहाँ पर कोई एक आदमी इस पे बैठा हुआ है जिसका मास है 60 kg एंड हियर इज अनदर व्हील चेयर, है ना? ये व्हील चेयर में क्या हुआ है, कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है जिसका मास है 40 kg. They are of different masses. Okay, there is no friction on the floor. It is absolutely smooth. अभी अगर ये दोनों आदमी एक दूसरे को एक रस्सी से खींचने लगेंगे, ठीक, नाउ दे आर पुलिंग ईच अदर बाय ए रोप. सोचो तो रोप में तो टेंशन हर जगह बराबर होगा, मतलब जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे इसके ऊपर जितना खिंचाव फोर्स आएगा उसके ऊपर उतना ही खिंचाव फोर्स आएगा. अगेन यू डेवलप ए कंफ्यूजन हियर. अरे जो ज्यादा ताकतवर होगा जोर से खींचेगा, ऐसा नहीं होता है. ये अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, एक पहलवान है एक दुबला पतला है, दोनों एक दूसरे को खींचे, किसके ऊपर ज्यादा खिंचाव आएगा? नहीं, दोनों के ऊपर बराबर खिंचाव आएगा because the tension is same. And that part again we'll discuss in details in the part that is called third law. ठीक है, दोनों बराबर फोर्स पे एक दूसरे को खींचने लगे. अब होगा क्या? They will obviously move towards each other. Now we want to analyze. ये पूरा सिस्टम को चलो हम ऐसे करते हैं. We assume this is as a system of masses. Let us consider the two persons as a system. इस दो पर्सन को, दो आदमी को मिला के एक सिस्टम बना दे, ये हो गया सिस्टम. अब उनके अंदर में जो खिंचाव होगा दैट इज ए इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम. नहीं, किसी को भी आप अगर सिस्टम मान लेते हो, ये अगर मान लो कि 4-5 लोग मिलके एक फैमिली बनाए, ये एक बार डिसाइड होगा कि एक फैमिली है, इनके बीच में जो भी नोकझोंक होगा दैट इज इंटरनल फोर्स. ये कोई दूसरा फैमिली है जिसमें कुछ 3 लोग हैं, इनके बीच में जो नोकझोंक होगा दैट इज इंटरनल फोर्स. लेकिन ये अगर इसको कुछ करेगा तो दैट बिकम्स एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द फैमिली. हम किसको सिस्टम डिफाइन करें? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अगर अपना भाई को थोड़ा सा खिंचातानी करते हो या फिर मारपीट कर देते हो, आप अपनी बहन को थोड़ा मार दिए, ठीक है, कितना भी केस हो जाए नेवर पुलिस विल कम. लेकिन बगल वाले लड़की को मार के देखो तो ही इज नॉट इन योर सिस्टम, इमीडिएटली पुलिस विल कम. हाँ, लड़की को मारा है कि नहीं? सो वी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज ए सिस्टम. ये अगर हमारा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम के ऊपर बाहर से जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा, अगर इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा. यही मैं बताना चाहता हूं. आप देखो अभी ये दो आदमी बैठे हुए थे, इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था. क्या आप मुझे बता सकते हो where was the center of mass? It was at the midpoint or close to the 40 kg person or close to the 60 kg person. किसके पास था सेंटर ऑफ मास? 60 kg पर्सन के आसपास था. चलिए मानते हैं कि इस लाइन पे था. I see, you see this line is drawn close to 60 kg. इस लाइन पे कहीं ना कहीं था. अब दोनों एक दूसरे को खींचे, कितना फोर्स में खींचे? से दैट फोर्स इज F. अब क्या होगा? ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, है ना? अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ 40 kg मैन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय 40. नहीं, अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ 60 kg मैन force by 60. So this man will move in this direction, this man will move in this direction. After any time t, कुछ t सेकेंड के बाद, अब t सेकेंड के बाद ये आदमी कितना दूर गया होगा? सपोज डिस्टेंस गया होगा L40, डिस्टेंस मूव बाय
40 kg मैन। 40 kg मैन कितना दूर आया होगा t सेकंड में? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज इनिशियल वेलोसिटी, वो तो दोनों रेस्ट में थे, 0 था। और एक्सीलरेशन क्या था? ये सो इट इज हाफ f by 40 into t स्क्वायर। अच्छा 60 kg पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा t सेकंड में? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो हाफ f by 60 into t स्क्वायर, है कि नहीं? तो क्या देखे, जब तक ये आदमी गया है इधर को, कितना दूर गया है ये गया है L60, ये आया है इधर को कितना? L40, ये दोनों ऐसे ऐसे मूव किए हैं। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो खींचातानी हुआ दोनों के बीच में, दैट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। और ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, कहीं ना कहीं दिस लाइन पे था, अब ये दोनों मूव कर रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट मूव। अगर टू मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, क्या मैं प्रीवियस क्लास बताया था, आपको याद है? इफ देयर आर मासेस m1 and m2, m1 moves by a distance l1, m2 moves by a distance l2, what should be the relation between all these four? m1 l1 is equal to m2 l2. Yes. What should be the relation between m1 m2 l1 l2 so that the center of mass will not move? That is m1 l1 is equal to m2 l2। ये हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, सेंट्रल मास मूव कर रहा है। लेट अस सी हियर, लेट अस फाइंड आउट m1 l1 मतलब 60 into l60 कितना हुआ भाई? देखो तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? हाफ f t स्क्वायर। 40 into l40 कितना हुआ? हाफ f t स्क्वायर। आर यू गेटिंग? सो व्हाट यू फाइंड? Yes sir. You find 60 into L60 is equal to 40 into L40। मतलब वो दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं कि ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, बट सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। आया ना मिरेकल डिस्कवर करने में? आर यू एबल टू डिस्कवर दी मैजिक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, एंड सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। सो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। हम कहेंगे सेंटर मास मूव नहीं करेगा, डज नॉट मूव। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया और दोनों मास मूव कर रहे हैं, फिर भी सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पड़ा है। अब थोड़ा सोचो, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा मतलब फिक्स्ड है, लेकिन ये आदमी आ रहा है, ये आदमी आ रहा है। क्या आप गेस करके बता सकते हो? These two persons will definitely meet each other where? On this line or to the right of this line or to the left of this line? कहां पे दोनों मिलेंगे? गेस करके बताओ तो। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, obviously they will meet each other. Where they will meet each other? On the line or to the left of this line or to the right of this line? सोचो। Sir, on the line. On the line। क्यों बताओ? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आदमी एक दूसरे को यहाँ पे कहीं मिले, दो आदमी यहाँ पे एक दूसरे को मिले और पता चला उनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पड़ा है? ऐसा हो सकता है क्या? जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। हाँ सर। इसका मतलब where they will meet? They will meet at the center of mass. Are you getting? तो इसी से न्यूमेरिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या कहेंगे इसमें? The center of mass does not move. Finally, the two persons meet at the center of mass. तो क्या लिखेंगे? So finally they meet at सेंटर ऑफ मास। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? एक दूसरे को मिलेंगे कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? Yes sir. यस। अच्छा, अगर समझ में आया, मैं आपको एक तुरंत रैपिड टेस्ट करता हूँ। क्या रैपिड टेस्ट है? सपोज हम कहेंगे हियर इज ए टग ऑफ वार गोइंग बिटवीन टू पर्सन्स। Here is a fat person, here is a thin person, both standing on a smooth floor,
और दोनों के बीच में हम एक लाइन खींच ली, वी ड्रॉ ए लाइन मिडवे बिटवीन देम, दोनों के बीच में खींच लिए। स्मूथ फ्लोर पे दोनों खड़े हैं, दोनों स्मूथ फ्लोर पे खड़े हैं। अब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, जो ये बीच वाला लाइन को पार कर जाएगा वो हार जाएगा। ये है एक फैट बट वीक, मोटा है लेकिन ताकत नहीं। ये थीन है बट स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ब्रूसली जैसा है। बताओ ये दोनों अगर एक दूसरे को खींचेंगे, हु विल विन इन द टग ऑफ वॉर? अब गेम का रूल आपको मालूम है, दे पुल ईच अदर, जो मिड लाइन को पार कर जाएगा वो हार जाएगा। अब सोचना है और बताना है, दे आर स्टैंडिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, तो ये आपको बताना है इफ द टू पर्सन्स प्ले टग ऑफ वॉर on the smooth plane, who will win? आप बोलोगे सर हम कैसे पता करेंगे, कौन जीतेगा, हम कैसे पता करेंगे जब प्रैक्टिकल नहीं होगा? जीतेगा। कौन जीतेगा, थीन जीतेगा कि फैट जीतेगा? सर थीन जीतेगा। थीन एंड स्ट्रॉन्ग। सर थीन जीतेगा। सर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सर थीन ज्यादा फोर्स करेगा। यही तो गड़बड़ है। again I am going back to the previous example, कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा था? दोनों के ऊपर फोर्स बराबर था, टेंशन जितना था इसकी भी टेंशन उतना था, दोनों के ऊपर फोर्स बराबर होगा। लेकिन लगता है हमें क्या, ये मिसकंसेप्शन है कि जो तगड़ा आदमी वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि थ्रेड में तो हर जगह टेंशन बराबर होता है। थ्रेड इसको जितना जो खींचेगा इसको इतना ही जोर से खींचेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो फिर दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे। क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चंस नहीं किए थे? यहाँ पर कोई एक 6 kg का मास है और इधर मान लो एक 1 kg का मास है, तो कौन सा थ्रेड में ज्यादा टेंशन होता था, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? दोनों में इक्वल होता था। यस, इसका मतलब दोनों के ऊपर बराबर फोर्स होगा, ये समझ में आया। चलो एक स्टेप आप लोग पार करके, दूसरा स्टेप में जीतेगा कौन? जो मिड लाइन को पार हो जाएगा वो हार जाएगा। यस, अब सोचो कि दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, क्योंकि ये भी फिसलने लगेगा, ये भी फिसलने लगेगा। दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास, एंड वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम? क्लोज टू द फैट पर्सन और क्लोज टू द थिन पर्सन। ये हो गया लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं? ये हो गया लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का लाइन है। ये दोनों मिलेंगे तो यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे तो कौन हार जाएगा? यही पार कर जाएगा। यस सर। जब रेसलिंग वगैरह होता है, आप देखोगे इक्वल वेट का दोनों प्लेयर्स होते हैं, लाइक वेट का प्लेयर्स होते हैं। अलग अलग वेट का लेंगे तो कोई हो सकता है अपना मास का एडवांटेज ले ले, है ना? इक्वल वेट का होते हैं दोनों मान लो कि ये 50 kg का आदमी, वो भी 50 kg का आदमी, ये 60 kg का है, 60 kg का। ऐसा कभी नहीं करते हैं कि कोई 80 kg का रेसलर के साथ कोई 50 kg का रेसलर को ले लेंगे, तो क्या होगा? वन विल टेक द एडवांटेज ऑफ हिज हेवी मास। तो इसमें जीतेगा कौन? दोनों कहां मिलेंगे? दे विल मीट हियर, यहाँ पे मिलेंगे। तो मिड लाइन को कौन पार कर गया? थिन वाला। मोटे को खींचने की जरूरत नहीं है, रस्सी को पकड़ के रखेगा, पतलू जो है खींचेगा और खुद फिसलते हुए आएगा और हार जाएगा। आर यू गेटिंग? तो हु विल विन? द फैट मैन विल विन। क्या लिखेंगे? एज नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system of two persons, the center of mass will not move, क्योंकि पहले रेस्ट में था तो अभी ये रेस्ट में रहेगा। ये कौन बता रहे हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आ रहा है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में, कोई बॉडी रेस्ट में, तो उनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन खींचना तो इंटरनल फोर्स है। सिस्टम बना दिए ना, हम बताते हैं एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं। कोई भी सिस्टम का अगर आपको पता करना है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, हर एक सिस्टम का अपना अपना बाउंड्री होता है। प्रीवियस क्लास में बताया था
अगर बाउंड्री के बाहर से इनके ऊपर कुछ फोर्स आएगा तो हम कहेंगे दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ये तो बाउंड्री का अंदर का फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? फोर्स आ रहा है, वेट तो आ रहा है। वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। सोचो, वेट ऑफ ए पेंडुलम is external force or internal force? Weight is an external force or internal force? इंटरनल। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। When we talk about weight is a force, you know, तो हम जानते हैं कि कोई भी फोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए एक एजेंट की जरूरत होता है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। एजेंट जो है जो फोर्स अप्लाई करता है, ये फोर्स इसके ऊपर कौन अप्लाई कर रहा है? दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ इज पुलिंग, इजंट इट? एंड अर्थ इज द एजेंट, पेंडुलम इज द ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ पेंडुलम की बाउंड्री के बाहर है? हाँ है। तो कौन सा फोर्स बनेगा ये? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, है ना? तो हम कहेंगे कि वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। हाँ सर, एक्सटर्नल फोर्स तो आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो क्या हुआ? उसके साथ साथ एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? ये भी तो बाहर से आ रहा है। द फ्लोर इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस मैन, तो दैट इज आल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इज नॉट द नेट एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड? यस, ये बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है। इसके ऊपर भी बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है। कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बोलना गलत होगा। हम बोलेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं बट नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? जीरो। जितना वेट आ रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये स्टेटमेंट को थोड़ा हो सकता है कि आप ग्रामेटिकली रॉन्ग कर दोगे, ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा करेक्शन कर लूंगा। एज नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखूंगा, एज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स acts on the system of masses, a system of two persons. The center of mass will not move, so they will meet each other. कहाँ मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे बताओ? एट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, है ना? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? Which is close to 60 kg, close to the fat man. So fat man wins. क्या आपको समझ में आ रहा है न्यूटन लॉ कितना पावरफुल है? बिना कुछ दिमाग लगाए आप बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, ये दोनों आदमी एक दूसरे को मिलेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, और जो दुबला पतला आदमी था जिसका मास कम था वो मिड लाइन को पार कर जाएगा, वो हार जाएगा। समझ में आ रहा है? यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या ये एग्जाम्पल सबको हजम हो रहा है? यस सर। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज ए मैग्नेट। सर मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ाया हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट का मास है मान लो समथिंग लाइक 50 ग्राम, 50 ग्राम का मैग्नेट है। और यहाँ पर कोई एक आयरन ब्लॉक रखा हुआ है, कितना है मास इसका? से 10 ग्राम। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? से इट इज समथिंग लाइक 20 सेंटीमीटर। और कहाँ है ये दोनों? They are on a smooth plane. Mu is 0. There is no friction. समझ में आया क्या? Mu is 0 here and mu is 0 here also. दोनों जगह mu 0 है, फ्लो स्मूथ है। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे, कौन जोर से खींचेगा? मैग्नेट आयरन को जोर से खींचेगा कि आयरन मैग्नेट को जोर से खींचेगा? सर मैग्नेट आयरन को। ये है हमारा थर्ड लॉ। ये जितना जोर से खींचेगा वो उतनी जोर से खींचेगा। द फोर्स विल बी ऑलवेज सेम। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। वी शैल सी फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिलहाल उसको जस्टिफाई करेंगे, हम लॉ में तो गए नहीं है, लेकिन अभी इतना बता सकते हैं कि दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लगेगा। कोई अगर एप्पल है और ये अर्थ है, अर्थ खींचता है तो एप्पल गिरता है। क्या अर्थ
एप्पल को जोर से खींचता है कि एप्पल आर्थ को जोर से खींचता है? सर एप्पल को बराबर बराबर खींचते हैं। ये जितना जोर से खींचता है इक्वल फोर्स में खींचता है। तो फिर ये क्यों आ जाता है, ये क्यों नहीं जाता है? अरे इसका मास काफी बड़ा है। ये आप लोग जो जिन चीजों को जानते हो उसको यूज में नहीं लाते हो। अब ये मैग्नेट इसको जितना जोर से खींचेगा ये उसको उतनी जोर से खींचेगा। चलो खैर इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, कितना जोर से खींचेगा थर्ड लॉ में देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? इन फिगर शोन द मैग्नेट एंड आयरन ब्लॉक were released from rest on a smooth floor। तो ऑब्वियसली ये आयरन ब्लॉक खींचा जाएगा तो ये मैग्नेट के पास आएगा। पूछा है फाइंड डिस्टेंस moved by iron block to reach the magnet। सर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, स्मूथ फ्लोर है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो आयरन ब्लॉक को कितना मूव करना पड़ेगा मैग्नेट के पास पहुंचने के लिए? तो 20 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। Let us see what will happen. These two things attract each other। अब किसके ऊपर ज्यादा फोर्स किसके ऊपर कम फोर्स, इस बात को फिलहाल तो आप भूल जाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों के ऊपर फोर्स आएगा, they will move। अच्छा ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, है कि नहीं? अगर ये आयरन ब्लॉक काफी बड़ा होता तो ये खींचा जाता कि नहीं जाता? ये भी खींचा जाता। मतलब अभी इसके ऊपर कुछ खिंचाव है, इसके ऊपर भी है, they will start moving। ठीक है, अगर हम मैग्नेट को पकड़ के रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? ये 10 ग्राम मास यहां से मूव करते हुए आएगा, इसके साथ चिपक जाएगा। कितना दूर आना पड़ा? 20 सेंटीमीटर। अगर 50 ग्राम वाला मैग्नेट को हम छोड़ दिए तो जब ये आ रहा था ये भी जा रहा होगा कि नहीं? इसका मतलब टू रीच द मैग्नेट ये आयरन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर होगा कि उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा? कम होगा। वही तो क्वेश्चन है, कितना होगा? क्वेश्चन है कितना होगा। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये नहीं कोई चीज रखा है धक्का नहीं दोगे तो नहीं मूव करेगा। समझ में आ रहा ना? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस आयरन ब्लॉक विल बी लेस देन 20 दैट यू कुड रियलाइज, बट हाउ मच इट इज? अच्छा पूछा है आयरन ब्लॉक कितना दूर मूव करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको करोगे, यू कैन ट्राई ऑल्सो, लेकिन मैं आपको कुछ क्लू दूंगा करने के लिए। क्लू देता हूं, पहला क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा क्लू ले लो, करो इसको। ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग करो, फिर मैं देता हूं आपको करने के लिए। ये चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में मैं कुछ सॉल्यूशंस लिखता हूं। Considering the magnet and block as a system, अगर इनको मैं एक सिस्टम मानता हूं एज ए सिस्टम, तो इस सिस्टम पे व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन देम इज 0। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फोर्स तो आ रहा है। अरे वो तो अंदर की बात है, क्योंकि हम इसको सिस्टम मान लिए है कि नहीं? हम इसको सिस्टम मान लिए तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जबकि मैग्नेट का फोर्स 10 ग्राम की ब्लॉक के ऊपर जो आ रहा है दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, और ये भी इसको खींच रहा है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अगर ये दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो उनके बीच में जो खिंचातानी होगा वो क्या होगा? इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट वी डिफाइन द सिस्टम कंसीडरिंग द मैग्नेट एंड ब्लॉक। तो पहला काम हुआ हम सिस्टम डिफाइन कर लिए, द मैग्नेट एंड ब्लॉक एज ए सिंगल सिस्टम। अच्छा ये बात, तो उनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है।
क्या ये दोनों मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? विल द सेंटर ऑफ मास मूव? बोलो, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा क्या? नो। So the center of mass of system does not move. Center of mass of system does not move. अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है तो where they will meet? They meet each other at center of mass, है कि नहीं? ये दोनों आके मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे। या फिर ऐसे ही सोचो कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो पूछा था कि ये 10 ग्राम ब्लॉक कितना मूव करेगा। चलो मानते हैं कि 10 ग्राम ब्लॉक x डिस्टेंस मूव करेगा और l डिस्टेंस मूव करेगा, और ये कितना मूव करेगा फिर? क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो ये मूव करेगा 20 माइनस l, है कि नहीं? If this moves by l, this moves by 20 minus l, then only they will meet each other. Is that clear? अब हम जानते हैं कि m1 is moving by l1, m2 is moving by l2. Furthermore, we know that the center of mass is not going to move. इसका मतलब क्या होगा? m1 l1 must be equal to m2 l2. Yes. So हम क्या कहेंगे? So हम कहेंगे 50 ग्राम into 20 minus L must be equal to 10 ग्राम into L. हमें L चाहिए था, मिल जाएगा क्या? 1000 minus 50L is equal to 1000 minus 50L is equal to 10L. तो L का वैल्यू कितना हुआ? It is 1000 by 60, which is roughly 16.66 centimeter. So to meet the iron block, to meet the magnet, the iron block did not move 20 centimeter here. It will move only 16.66. और कैसे मिलेगा? क्योंकि तब तक ये भी वहीं पे आ गया होगा। Are you getting? We are seeing a smooth floor. Had it been a rough floor, तो उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ जाता, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ये स्मूथ फ्लोर है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। इधर क्लियर? समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए अगला पेज में देखते हैं। Supposing here is a smooth floor. Here is a smooth floor. On this floor there are two blocks kept like this. से एक ब्लॉक है मास 3 kg का और दूसरा ब्लॉक है मास 2 kg का। ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, उनको हम किसी एक मासलेस स्प्रिंग से जोड़ दिए हैं। मतलब अगर इन दोनों को दूर खींचेंगे और छोड़ देंगे वो फिर से पास आने लगेंगे। ठीक है। और क्या दिया है? फ्लोर दिया है स्मूथ। ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। In figure shown, the two blocks were pulled away from each other, and released. Find distance moved by 2 kg when 3 kg has moved over 4 centimeter. दोनों को खींचे और छोड़ दिए। जब तक 3 kg 4 सेंटीमीटर आया होगा, 2 kg कितना दूर गया होगा? सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप अपने लिए इजी क्वेश्चन करवाते हो और हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है, आप में से काफी लोग हैं जिसको सोच पाएंगे और कर पाएंगे। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? यस और नो? Yes, sir. डू इट नाउ। सारा कोई आप लोग सही आंसर बता रहे हो? पक्का न्यूटन जी की आत्मा खुश हो जाएगा कि आप लोग बढ़िया से उनके लॉ को समझ लिए। वो जो ग्रॉस फॉर्म में था, जब तक धक्का नहीं देंगे मूव नहीं करेगा, उससे ऊपर
क्या है सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहले हमें सिस्टम डिफाइन करना है। कंसीडरिंग द masses एज ए सिस्टम। पूरा अगर masses को एक सिस्टम मान लेते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये 3 kg मूव करेगा एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स the center of mass does not move। अच्छा ये बात है। अब क्या दिया है, 3 kg वाला ब्लॉक कितना गया है 4 सेंटीमीटर, तो 2 kg वाला ब्लॉक भी तो कुछ दूर आया होगा, वही हमें निकालना है। लेकिन हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने का कंडीशन क्या हुआ, तो हम क्या कहेंगे 3 into 4 m1 l1 must be equal to m2 into l2। क्या इसमें से x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रहा है? यस, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग दोनों को खींच रहा है, ये भी पास आ रहा है, ये भी पास आ रहा है कि नहीं। तो ये जितना मूव करेगा, ये जितना मूव करेगा, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 l1 must be equal to m2 l2। ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास डिराइव किए थे, आपको याद है ना ये वाला फॉर्मूला, m1 l1 must be equal to m2 l2। प्रीवियस क्लास किए थे कि नहीं किए थे इसको? यस, ये प्रीवियस क्लास हम लोग किए थे। प्रीवियस क्लास में शायद कुछ किए थे हम लोग, कहाँ किए थे मैं ढूंढ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से पहले। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे लास्ट क्लास, है कि नहीं। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना चाहिए, प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना चाहिए। तो एक से हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस किस्म के कुछ भी क्वेश्चन देने से आप लोग फटाफट कर लोगे, नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे कोई एक गैस बैलून है और इसका मास है से 2 kg, और यहाँ पे कोई एक बंदर यहाँ से झूल रहा है। बंदर का मास कितना है 5 kg, ठीक है। एंड द सिस्टम इज एट रेस्ट। द बैलून एंड monkey system was at rest। ध्यान से देखो, was at rest if thread breaks। ये जो थ्रेड था टूट गया, ब्रेक्स, तो क्या होगा, जैसे थ्रेड टूट जाएगा बैलून नीचे आएगा, बंदर ऊपर जाएगा, है कि नहीं। अरे बंदर ऊपर जाएगा, बैलून बैलून ऊपर जाएगा, बैलून ऊपर जाएगा, बंदर नीचे आएगा। हाँ, मतलब आप लोग सुन रहे हो, इफ थ्रेड ब्रेक्स, बंदर नीचे भागेगा, बैलून ऊपर भागेगा। हु मूव्स फास्टर, कौन जोर से भागेगा, मंकी और बैलून। आपको सोचना है, ऐसा क्वेश्चन जेई वगैरह में आते रहता है, लेकिन लोग इसको कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। न्यूटन्स लॉ को यूज करो तो एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेट अस सी हाउ द बुक ऑथर्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कैसे करते हैं जो लोग अच्छे खासे जेई के लिए भी पढ़ाते हैं, जेई के लिए बुक्स लिखते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं उनके तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे। हर साल न्यूटन फर्स्ट लॉ पे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन लोग फर्स्ट लॉ को यूज नहीं कर पाते। चलिए पहले बुक वाला मेथड से देखते हैं, फिर हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, ठीक है। बुक वाला मतलब जो जेई बुक्स है, अच्छे ऑथर वाले बुक्स है, उसी में बता रहा हूँ, स्कूल बुक्स में तो नहीं मिलेगा। अब सोचो ये सिस्टम वाज एट रेस्ट, क्यों रेस्ट में था भाई, रेस्ट में क्यों था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ अपथ्रस्ट आ रहा होगा, बैलून के ऊपर एक अपथ्रस्ट आ रहा होगा, गैस बैलून है ना। क्या बता सकते हो, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज बी, बी का वैल्यू क्या था, द अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट है, कितना होगा, अरे इसका एक वेट था, इसका भी एक वेट था। इज इट नॉट 2g plus 5g
दैट इज इक्वल टू 7g। Yes, sir. बी का ये सबको समझ में आया। अब थ्रेड कट गया तो बैलून के लिए देखते हैं। बैलून के लिए देखेंगे, ये हो गया बैलून। थ्रेड कट जाने से क्या ऑफ में कोई बदलाव आएगा? नहीं, वो तो उतना ही आएगा। कितना? 70 न्यूटन का। बैलून का वेट कितना है? 2 kg है ना, 20 न्यूटन का। तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर को हो गया? ऊपर की तरफ। तो एक्सीलरेशन ऑफ बैलून कितना हो जाएगा? 70 माइनस 20 द नेट फोर्स बाय इट्स मास। मास कितना था? 2 kg। इट इज 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये बात था बैलून के लिए। अच्छा, क्या बता सकते हो मंकी का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये टूट चुका है, थ्रेड टूट चुका है, तो बंदर तो अभी सीधा गिरेगा। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी इट इज g, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 meter per second. है कि नहीं? देन हु इज मूविंग फास्टर, बैलून और मंकी? Sir, balloon. बैलून। ये हो गया बुक वाला मेथड। ठीक है, चलिए हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड, कंसीडर द बैलून एंड द मंकी एज ए सिस्टम। कंसीडर द बैलून एंड द मंकी एज ए सिस्टम। तो इसमें जो टेंशन था, ये इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? अगर हम बैलून और मंकी को ये पूरा को एक सिस्टम मान लेंगे, तो टेंशन इन द थ्रेड इज एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स सिस्टम की बाउंड्री के अंदर है कि बाउंड्री के बाहर है? ये तो बाउंड्री के अंदर है, ये तो इसका बाउंड्री के अंदर है। तो क्या बन गया? ये बन गया इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या सेंटर ऑफ मास की मोशन पे? नहीं, इंटरनल फोर्स कैन नॉट मूव द सेंटर ऑफ मास। मैं पहले भी बता चुका हूं, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, है कि नहीं? ये जो टेंशन है, बैलून को नीचे खींच रहा है, बंदर को ऊपर खींच रहा है, व्हाट इज द नेट इंटरनल फोर्स? इट इज 0, है कि नहीं? तो यहां पर देखेंगे कि अगर हम कहेंगे दी टेंशन इज द इंटरनल फोर्स of the system of balloon and monkey, है कि नहीं? So जब थ्रेड कट जाएगा, what will the tension? Tension will be 0. कोई थ्रेड कट गया, उसमें टेंशन होगा क्या? नहीं होगा। When you are pulling a thread at two ends, there is a tension. If you cut the thread, there will be no more tension. So by cutting the thread, tension becomes zero, but it does not affect सेंटर ऑफ मास। ये सारा चीज जो है आपके अंदर आप सोच में लिखा, हमें तो बता दे रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको सोच लेना है। डज नॉट अफेक्ट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अगर ये पूरा को हम सिस्टम मान रहे हैं, सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस थे हम देख चुके हैं। सिस्टम के ऊपर इसका एक वेट था, इसके ऊपर एक बुआंट फोर्स था, इसका एक वेट था। क्या थ्रेड कटने के बाद ये सारे फोर्सेस बरकरार है? हाँ, थ्रेड कटने के बाद भी सारे फोर्सेस बरकरार है। थ्रेड कट जाने के बाद ये सिस्टम के ऊपर क्या फोर्स है? अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है। मतलब व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? नेट एक्सटर्नल फोर्स। थ्रेड कटे या ना कटे, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। ये तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज कमिंग आउट टू बी 0। सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। मतलब एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। कैसे पता चला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है द बैलून एंड द मंकी सिस्टम वाज एट रेस्ट में था, नेट एक्सटर्नल फोर्स इसीलिए 0 है। अच्छा, एज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। अच्छा, ये सारा हमारा सोच में हो गया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन थ्रेड तो कटा है,
थ्रेड कटेगा तो 2 kg भागेगा ऊपर की तरफ, 2 kg भागेगा ऊपर की तरफ, कितना दूर, कॉल इट x1। 5 kg भागेगा नीचे की तरफ, कितना दूर, कॉल इट x2। तो आप क्या कहोगे, तो क्या कहोगे आप, 2x1 must be equal to, are you getting? जब तक 2 kg ऊपर भागेगा x1 तब तक 5 kg नीचे भागेगा x2। तो हम क्या कहेंगे, m1 l1 is equal to m2 l2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। जब ये मूव करेगा x1, ये मूव करेगा x2। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखूंगा, इट विल बी वॉल्यूमिनस। तो क्या मैं लिखना चाहता हूं, when 2 kg moves up by a distance x1, let 5 kg moves down by x2। 2 kg जब ऊपर गया x1, 5 kg नीचे आया x2। तो फिर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो क्या रिलेशन होगा, 2x1 must be equal to 5x2। इसको देखो और बताओ तो, व्हाट इज मोर, x1 इज मोर और x2 इज मोर। You clearly see x1 is more, then who is moving faster, balloon or monkey? Yes, so balloon moves faster, balloon moves faster, है ना। तो समझ में आ गया कि बैलून जो है वो फास्टर मूव करेगा, बिकॉज x1 इज कमिंग मोर देन x2, बैलून मूव्स फास्टर। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाऊंगा और ये उम्मीद रखूंगा कि आप लोग फटाफट आंसर बताओगे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन। हियर इज अनदर balloon and another monkey, but now it is a smaller monkey. Say the mass is 2 kg and the balloon is say of mass 3 kg. Now the thread again breaks. Who will move faster? monkey, सर मंकी, सार मंकी मत बोलो यार, सार मंकी, सार डोंकी, सार डॉन, ये सब मत बोलो, ठीक है। क्या हुआ, कौन जोर से मूव करेगा, सर मंकी, फिर से ये सर को मंकी करेंगे ये लोग। सार मंकी नहीं है, खाली बोलो मंकी की बैलून, मंकी। यस, व्हाई, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड, यू नीड नॉट कैलकुलेट, क्योंकि थ्रेड टूटने के बाद ये अगर ऊपर जाएगा x1, ये नीचे आएगा x2, तो टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास 3x1 must be equal to 2x2। सर बैलेंस ऐसे क्यों होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब दे विल अपीयर टू मूव बट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। समझ में आ रहा है, हु विल मूव फास्टर, मंकी। समझ में आया, यस सर। अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं सोचने के लिए, देखते हैं कौन बढ़िया सोचता है। अच्छा, हियर इज ए बोट, पानी में एक बोट रखा है, ठीक है। दिस बोट इज ऑफ मास 100 kg, ये 100 kg का बोट है। और हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये कितने मास का है, चलो मानते हैं कि ये कुछ से 40 kg का, 40 kg का मैन सिटिंग इन वन एंड ऑफ द बोट। एंड नाउ also given that the length of the boat is given something like 10 meter and everything is stationary in water। सब कुछ पानी में रेस्ट में है, everything is at rest, सब कुछ पानी में रेस्ट में है, ठीक है। अब ये आदमी बोट के ऊपर चलेगा, when the man will move to the other end, मुझे पता करना है कि what will be the displacement of the man। मैं slowly लेवल राइज कर रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट करना, जहां समझ में नहीं आएगा बोलना। The boat and man system was at rest if the man moves to the other end of boat, find displacement of man। क्या चीजें समझ में आ रहा है। अब कोई भी एरे गेरे को पूछोगे तो बताएगा हाँ अगर ये आदमी यहाँ से चल के यहाँ पर गया उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा। लेकिन आपको मालूम है अगर हम पूरा का सिस्टम मान लेंगे
तो जब ये मास इधर जाएगा तो बोर्ड भी तो इधर आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर वैसे भी आप अगर प्रैक्टिकली सोचना चाहोगे, व्हेन दिस मैन इज वॉकिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हिज फुट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? उसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? जब ये आदमी चल रहा है फॉरवर्ड होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स उसके पांव पे दिया कौन, बोर्ड दिया, तो बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा, बैकवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? तो जब ये आदमी चलने लगेगा, बोर्ड के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो कंटिन्यूअसली बोर्ड को पीछे की तरफ पुश करेगा कि नहीं करेगा? आप कोई कारपेट के ऊपर दौड़ने लगोगे तो कारपेट पीछे की तरफ फिसलता है कि नहीं फिसलता है? क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, द बोट इज मूविंग बैकवर्ड, है कि नहीं? तो वैसे ही जब ये आदमी यहां से चल के यहां पे जाएगा, बोट पीछे की तरफ जाएगा। तो बताओ, ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी 10 मीटर और मोर देन 10 मीटर और लेस देन 10 मीटर? लेस देन 10 मीटर, ये हमें समझ में आ गया। बस हमें ये पता करना है कि कितना, लेस देन 10 मीटर बोलना काफी नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा कितना है वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं आपको मदद करता हूं सोचने में, आप भी सोचोगे, हम भी आपको सोचने में मदद करेंगे। चलिए, अब देखो, ये जो बोर्ड और मेन सिस्टम है, इनके ऊपर बाहर से कोई तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ, सब कुछ रेस्ट में था, ये आदमी चलने लगा, तो व्हाटएवर इंटरैक्टिव फोर्सेस आर कमिंग, वो सारे अंदर की बात है, इंटरनल फोर्स। ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था इस सिस्टम का, वो कहां था? It was at the middle of the board or to the left of the middle of the board. कहाँ था ये? Obviously, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास हेवी मास के पास रहेगा। ये इधर को मास हेवी हो गया तो इसके पास रहेगा। जब ये आदमी चल के 40 kg वाला इधर पहुंचेगा, सेंटर ऑफ मास को उसके पास ही रहना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये आदमी चल के इधर जाके पहुंचेगा, न्यूटन की नजरिया से देखो, सेंटर ऑफ मास 40 kg वाला आदमी के पास ही रहेगा, और क्या, जहां था वहीं भी रहेगा। अरे बड़े अजीब सा चीज है, ये आदमी जब इधर चला गया, ये जब आदमी इधर चला गया, सेंटर ऑफ मास 40 kg के पास रहेगा और जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। मतलब क्या होने वाला है? कुछ ऐसे होने वाला है, ओहो सॉरी, क्या होने वाला है कि ये बोर्ड सरकते हुए इधर को आ जाएगा बाय सम डिस्टेंस h, तो 40 kg वाला आदमी यहाँ पे आ गया है, अब सेंटर ऑफ मास उसके पास ही है और जहां था वहीं है। आर यू गेटिंग द मैजिक हियर? यस सर। तो बताओ, बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट x हुआ है। आदमी गया 10 मीटर और बोर्ड वापस आ गया x, तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 10 माइनस x। ये तो क्या लिखेंगे? let the boat moves by a distance x। अब वो पार्ट को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। कंसीडरिंग द बोट एंड मैन एज ए सिस्टम, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। ये सारा चीज आप लोगों को मालूम है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। अरे बेटी की लिखूं वो सब चीजें, समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, आ रहा है। हाँ, आ रहा समझ में। तो लेट द बोट मूव्स बाय ए डिस्टेंस x, देन तो हम कहेंगे m1 अगर लेते हैं 40 kg लेते हैं m1, तो उसका L1 कितना हुआ है? 10 माइनस x। किस डायरेक्शन में? इधर को। m2 अगर लेता हूं मैं 100 kg, इसका L2 कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट? x। इधर को। क्या इनमें कोई रिलेशन मालूम है? सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। यस, यस। क्या इसमें से आपको x मिल जाएगा? x मिल जाएगा तो 10 माइनस x मिल जाएगा। कैन यू कंप्लीट इट नाउ? यस सर। यस, कंप्लीट इट नाउ। देखो कितना मजेदार है ना? न्यूटन फार्मूला कितना इंटरेस्टिंग। हम लोग इस नजरिया से कभी नहीं देखे थे। हम तो बस पे खड़े होके बस का चलने का इंतजार कर रहे थे, कब पीछे गिरेंगे कब आगे गिरेंगे।
स्कूल में तो उतना ही सिखाया हमें। तो अब हमें क्या समझ में आया, लिखेंगे एज सेंटर ऑफ मास does not move. Why not move? You know, because it was earlier at rest and there is no external force. आप कहोगे M1 L1 must be equal to M2 L2। और इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे x का वैल्यू कितना आया। इससे क्या पता चला, 6 आया। 20/3 20/7 ओके 20/7 मीटर। 20/7 तो x is 20/7 मीटर, तो 10 - x कितना हो गया, 50/7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन कितना हुआ, 50/7 मीटर। समझ में आया? क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं, थोड़ा आप लोग इसको नोट कर लो। If you understand the things with concepts, there will be no confusion. इसलिए मैं चैप्टर का नाम दिया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, concepts and confusions। समझ में आ रहा ना अभी कंफ्यूजन क्या था, दूर हुआ सबका? Yes, sir. Yes. ये क्वेश्चन में पता चलेगा किसका दिमाग तेज है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कौन पहले बताएगा। सपोज हियर इज अनदर बोट, पुराना वाला बोट नहीं है, ये दूसरा बोट है और ये बोट में इसका भी मास कुछ 100 kg से दिया है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका मास है 40 kg। यहाँ पर एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है जिसका मास है 60 kg। नाउ बोट का मास है 100 kg और बोट का कुछ लेंथ दिया हुआ है, चलो लेंथ कुछ भी है। If the two persons interchange their positions, मतलब 40 kg वाला उधर चला गया, 60 kg वाला इधर आ गया। क्वेश्चन इज क्लियर? 40 kg वाला इधर चला गया, 60 kg वाला इधर आ गया। आपको बताना है बोट विल मूव टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और नॉट मूव। सोच के बताना है। The two persons interchange their position, 40 kg वाला 60 kg के पास कल चला गया जगह पे, 60 kg वाला इधर आ गया। तो बोट मूव करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा इट विल मूव टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। दिमाग पर जोर लगाओ, सोचो और बताओ कौन सबसे पहले बताएगा। मैं सोचता हूं, देखता हूं। अब सोचना है कि बोट किधर को जाएगा। ठीक है, चलो पहले सोचते हैं कि वेयर वाज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एट द मिडिल और टू द राइट ऑफ द मिडिल और टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल। कहां था सेंटर ऑफ मास? ये चलो मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां था। फाइन। अब सेंटर ऑफ मास को 60 kg वाले के पास रहना है और जहां था वहीं रहना है। सेंटर ऑफ मास को 60 kg के पास ही रहना है, दोनों जगह बदल देंगे उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास को 60 kg के पास रहना है और जहां था वहीं रहना है। तो जब 60 kg इधर आ जाएगा तो सेंटर मास तो 60 kg से दूर हो गया, मतलब बोट क्या करेगा? बोट विल मूव लाइक दिस। सॉरी, द बोट विल मूव लाइक दिस, है कि नहीं? बोट इधर को मूव कर जाएगा। जैसे बोट इधर को मूव कर गया तो आप देखोगे अब बोट का 60 kg वाला आदमी इधर खड़ा है, 40 kg वाला आदमी इधर खड़ा है, दोनों जगह बदल दिए और सेंटर ऑफ मास 60 kg के पास है और जहां था वहीं पे है। इसका मतलब बोट किधर को मूव करेगा? टुवर्ड्स Right. लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ये लॉजिक समझ में आना बहुत जरूरी है कि बोट किधर को मूव करेगा। देखना है कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा और सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा और 60 kg के पास भी रहेगा। ये नहीं कि जहां था वही रहेगा, 60 kg इधर आ गया तो सेंटर ऑफ मास अड़ गया, अपनी जगह यहीं पड़ा है, 60 kg इधर खड़ा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये 60 kg के पास रहेगा, जहां था वही रहेगा, मतलब जब तक ये चल के इधर आएगा बोट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द अदर एंड, तो ये बोट कुछ स्लिप कर जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, मैं इसको थोड़ा और ज्यादा बना देता हूं। सपोज हम कहेंगे ये जो बोट था, ये बोट का लेंथ दिया हुआ था कितना? 10 मीटर। बोट का लेंथ क्या था? 10 मीटर।
अब ये दोनों आदमी एक दूसरे का जगह बदल लेंगे तो आपको बताना ये है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। बोट कितना मूव करेगा, हमें समझना है कि बोट कितना मूव करेगा, ठीक है ना। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अभी मैं लिख देता हूं, आपको सोचना है कि बोट कितना मूव करेगा। इन फिगर शोन, जस्ट ए मिनट, in figure shown, if the two persons interchange their positions, then find by what distance the boat moves, ये आपको बताना है। बोट कितना मूव कर 3 मीटर से जाएगा। दो बोट का लेंथ दिया है 10 मीटर, ये 60 केजी वाला इधर आ गया, 40 केजी वाला उधर चला गया, तो पूछा कि बोट तो डिस्प्लेस हो जाएगा, बोट पहले रेस्ट में था, कितना डिस्प्लेस होगा वो आपको निकालना है। जबकि आपको समझ में आ गया कि ये टुवर्ड्स राइट होगा। सपोज आपको समझ में नहीं आया कि टुवर्ड्स राइट होगा, यू अज्यूम कि ये लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में x डिस्टेंस जाएगा, ऐसे सोच के करो, कैलकुलेट करोगे, x का वैल्यू निकालोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ओ गलती आ गया, मतलब इधर होना चाहिए 5/3 मीटर। 5/3 मीटर कैसे करोगे आप, इतना जल्दी तो नहीं कर सकते। 6 मीटर 6 मीटर, 3 वोल्ट की बात कर रहा हूं। हाँ सोचो। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे सकता हूँ। क्लू क्या है, क्लू ये है, अगर कोई एक सिस्टम में 2 मास नहीं है, ज्यादा मास है, M1, M2, M3, बहुत सारे मासेस से M1 मूव कर गया डेल्टा x1, M3 मूव कर गया डेल्टा x3, M2 मूव कर गया डेल्टा x2, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास does not change if summation of mi delta xi is equal to 0। किए थे कि नहीं किए थे, यस। तो आपको M1, M2, M3 मान लेना है, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 निकाल लेना है, इसमें से कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कौन कौन नेगेटिव होंगे, वैल्यू लिखना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है और वहां से आपको x निकालना है। क्या ये वाला क्लू में आपको प्रीवियस क्लास नहीं किया था, बताते ही नहीं बताया था? यस सर। यस, इफ यू वांट टू गो बैक एंड चेक, क्या ये ऐसे चीजें हम लोग किए थे? यस, ये काम कौन आ गया भाई, तुम भागो। ओहो, प्रीवियस क्लास भी ऐसे चीजें हम लोग किए थे। यस, ये था summation of mi delta xi must be equal to 0 if by changing the positions of individual masses the center of mass of a system of masses does not change, then summation of mi delta xi is equal to 0। किए जाना है सब चीजें। अब उसी को देख के हम लोग आज की क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर पहले बना के खुद से दो, क्या देते हो, फिर बाद में हम भी इसको करेंगे, ठीक है। दिस आंसर यू हैव टू पोस्ट इन द YouTube कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर क्वेश्चन, मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो कर लेगा उसको मेरे तरफ से स्पेशल थैंक्स मिलेंगे। देख लो ये क्वेश्चन, हियर इज ए स्क्वायर राफ्ट। चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक स्क्वायर राफ्ट है। राफ्ट यू अंडरस्टैंड, राफ्ट किसको कहते हैं? राफ्ट ऐसे होता है, क्या कहते हैं इसको, अदरवाइज कहते हैं फ्लोट कहते हैं। मतलब ऐसे लकड़ी रहेंगे, बांस की लकड़ी रखते हैं, उनको रस्सी से ऐसे करके फांस देंगे, रस्सी से फांस देंगे तो एक प्लेटफॉर्म जैसे बन जाएगा ना। अब ये चीज पानी में फ्लोट करेगा। यस, दैट इज कॉल्ड ए राफ्ट। यस, दैट इज कॉल्ड ए राफ्ट। It is a square raft here. Suppose see this question. एक स्क्वायर राफ्ट है जिसका साइड लेंथ दिया है L। क्या दिया है साइड लेंथ? साइड लेंथ दिया है L। और यहाँ पे
4 आदमी खड़े हैं, एक है नाम ए, एक बी, एक सी, एक डी, ऐसे 4 आदमी बैठे हैं। चारों आदमी का मास बराबर है। All the 4 persons have same mass. All persons have same mass. On a massless raft. ये जो राफ्ट है उसका मास काफी कम है, मासलेस राफ्ट। ये जो राफ्ट है इसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब क्या हुआ, चारों आदमी चारों कोने पे बैठे हुए थे। इसका व्हाट्सएप में कुछ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आ गया, ये बहुत जोर से हंसने लगा, कुछ एक वीडियो आ गया, तो बाकी 3 लोग क्या आया देखने के लिए उसके पास जाने लगे। ये इधर आया, ये भी इधर आया, ये भी इधर आया। अर्लियर क्या था, ये सब कुछ रेस्ट में था, पानी में, एवरीथिंग वाज एट रेस्ट। नाउ these 3 persons reach to the 4th person to see what is the message. बताना आपको ये है what is the displacement of each person. A का डिस्प्लेसमेंट कितना है, B का कितना है, C का कितना है, D का कितना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? You can access to anyone. Yes, sir. किसी को पूछ के भी बता सकते हो, लेकिन जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसके लिए प्राइजेस रहेंगे मेरे तरफ से। और प्राइजेस में क्या है, व्हाट्सएप में थैंक्स, ये मैं प्राइज देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप में कंग्रेचुलेशन लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो, चारों आदमी का मास बराबर है। राफ्ट के ऊपर 4 आदमी 4 कोने पे खड़े हैं। राफ्ट का इस स्क्वायर राफ्ट, साइड लेंथ इज एल, साइड लेंथ इज एल। 3 आदमी बी सी डी ए के पास गए मिलने के लिए, तो ये राफ्ट तो हमें बताना है कि हर एक आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, डी का कितना हुआ। अब जो न्यूटन्स लॉ को बढ़िया से समझे वही बना पाएंगे। और इसमें कंडीशन याद रखना, चारों आदमी का मास बराबर है और ये जो राफ्ट है उसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। मान लो कि 100 केजी वाले 4 आदमी हैं और इसका मास कुछ 2 केजी 3 केजी है, थर्मोकोल का बना है, ऐसे सोच लो। इतना कम है कि हम इग्नोर कर सकते हैं। मास ऑफ द राफ्ट इज नेग्लेक्टेड, कि मासलेस राफ्ट है ये। क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पर्सन? तो आपके पास पूरा हफ्ते का मौका है, बिफोर सैटरडे यू हैव टू गिव द आंसर, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास। गेट रेडी टू अपीयर वीडियो क्लासेस ओनली। ऑनलाइन वीडियो होने के लिए तैयार रहो, वीडियो क्लास करने के लिए तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir.